अपने डे को कंक्लूड करें, जब दिन खत्म हो आपका तो देखें क्या खोया क्या पाया, अगले दिन का क्या प्लान है। रिफ्लेक्ट बैक करें, शीशा हो जो आपको बताया कि सुबह मैं उठा और ये पूरा दिन किया और ये खोया और ये पाया। एक अपना ऑडिट है आपका, तो आपने फिर उसमें इतनी स्किल लेनी है। लोगों को पता हो कि देयर इज अ पर्सन नेम फातिमा, आपकी यूनिवर्सिटी में उन लोगों को पता हो, इवन के पोस्ट ग्रेजुएट्स को पता हो यार हमने अपना थीसिस लिखवाना है तो हम उससे रब्ता करते हैं, हमारा वो काम आसान कर देगी। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट फील्ड है, अगेन इससे मिलती जुलती चीज़ है। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा आने वाले दौर में। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा है, डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा। बेसिकली मैं कंसल्टेंट ENT सर्जन हूँ, कैरियर काउंसलर हूँ, स्टूडेंट्स काउंसलर हूँ, मल्टीपल पोजीशंस पे काम कर चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जो है क्लिनिकल भी, ठीक है ना। तो इसमें हम चलते हैं, ये मेरा इंट्रो जो मैंने आपको बता दिया, हम आपका इंट्रो कर लेते हैं सबका, ताकि सेशन को हम इंटरेक्टिव कर लें। इंटरेक्टिव सेशन समझते हैं आप लोग, जिसमें आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे घंटा डेढ़ घंटा गुजारना है तो कोई ना कोई उसका फ़ायदा हो जाए हम सबको। आपसे शुरू करते हैं बेटा, बैठ के बैठ के बैठ के। अभी आपने पार्ट 1 कर लिया है इंटरमीडिएट का, और 2 करना है अभी आपने, तो गुड। आप एक लोग हों, बंदे हैं जिनको ये प्रेजेंटेशन हेल्प करेगी। आप बताएं मैडम, मदर हैं उसकी। आप प्री मेडिकल कंप्लीट किया, तो अभी आपने आगे जाना है। गुड। सर मेरा नाम ईमान कबीर है, मैंने मास्टर्स किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स में, और अभी कहीं वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? सर मैं इधर मैनेजमेंट में हूँ। हमारे पास ही हैं, तो हमारे अपने लोग ज़्यादा हैं। जी मैं मैनेजमेंट। इधर ही हमारे पास। गुड। चलें फिर आज हमें फ़ायदा इधर से ही होगा कि जो हम इसको करेंगे। चलें आगे चलते हैं इंट्रो से हम, ठीक है ना। कि आप लोग अगर कोई चीज़ चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखा दूं आज, तो वो क्या है? व्हाट यू पीपल वांट टू लर्न फ्रॉम मी। कोई है ऐसी चीज़ कुछ सीखना चाह रहे हो, या कोई चीज़ जिसका जवाब कैरियर में अभी तक ना मिला हो? कोई चीज़? सॉरी, पैसिव इनकम मैं लिख रहा हूँ इसको, आप लोग भी लिखें अगर आपके पास है, विद एजुकेशन। अच्छा, आप चाहती हैं कि ये कैसे की जाए, ऐसा ही है? आपका कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर कर लिया आपने ना प्री मेड में। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि जो आज की प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आपको लिस्ट करूं कि क्या क्या फील्ड्स आपको भी पता होंगे, दैट्स क्वाइट इजी, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, इसमें है भी ये लिस्ट। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिखा दूं कि जो आपको आने वाली लाइफ में फ़ायदा दे, दैट विल चेंज यू, या वो अगर आप उसको सोचो तो आप चेंज कर लो अपने आप को, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि आगे आप करोगे अपनी FSC का पार्ट 2 करोगे, FSC के पार्ट 2 के बाद आप किसी भी तरह की ग्रेजुएशन में चले जाओगे, और ये नॉलेज है। उसके बाद प्रॉब्लम आएगी कि आपने क्या करना है, जॉब करनी है, अपना कैरियर बनाना है। क्या ख्याल है? वेटरनरी बहुत अच्छी बात है अगर आप फोकस्ड हो उसके लिए। तो वेटरनरी में आप जाना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि DVM के लिए आप अपना ट्राई करोगे। इट्स वन गुड थिंग कि आप फोकस्ड हो कि आपने करना क्या, वैसे ही। तो आप फोकस्ड हो, आपने करना ही है कि कोई चीज़ आप खुद चाह रहे हो कि आप सीखना चाहें मेरे से, कोई क्वेश्चन हो। आप आगे वेटरनरी से भी आगे पूछना चाहते हैं, गुड, ठीक हो गया। आप कुछ पूछना चाहती हो पर्टिकुलरली अपने बारे में, इस अगले के आगे आने वाले टाइम के बारे में? अभी जो 2 ऑप्शंस जो मुझे पसंद है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्म बायोटेक्नोलॉजी एंड डी। बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्म डी, ठीक है। मुझे दोनों के स्कोप एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स पता है। एंड फार्म डी, अच्छा ऐसा है स्कोप के बारे में, स्कोप कभी भी फील्ड का नहीं होता है। स्कोप कभी भी फील्ड का नहीं होता है। स्कोप जो है वो आपका अपना होता है, ह्यूमन का, इंसान का स्कोप है। आपने अपने ऊपर क्या मेहनत की है, आपने अपने आप को कोई टारगेट दिया है या नहीं दिया है, आप अपने आप को आगे 5-10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है ना। मैंने तो स्कोप जो देखा है, जो जनरली बात करूँ, जो कबाड़िया है उसका भी स्कोप है, अगर वो अपना काम जानता है। जो कबाड़ बेचता है, जो वो भी अगर उसे अपना काम आता है तो वो ग्रेट है, ठीक है ना। अगर कुछ चीज़ और ऐड करना चाह रहे हो आपकी, मुझे आ गया क्वेश्चन जी कि पैसिव इनकम इन विद एजुकेशन, ठीक है ना। बाकी स्कोप की आपने बात की है, इस पर मज़ीद आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप वेटरनरी के अगले फील्ड्स की बात
डिस्कस करना चाहते हैं हमसे कि उसके आगे क्या फील्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही और कोई चीज़ आपका भी इंट्रो ले लेते हैं, बताएं कुछ अपने बारे में। बाबर अली, क्या करते हैं? एफएससी कर ली, करनी है, क्या कर रहे हैं? वो तो कर ली है मैंने। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? गुड, किस में? गुड गुड गुड। चलें, आपके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करें। कोई चीज़ आज के सेशन से आप सीखना चाह रहे हो, आप आए हैं वक्त निकाल के? सर यही कि अभी जो छोटे बहन भाई हैं उनके रिलेटेड ताकि उनको मैं बता सकूँ कि आप गुड गुड। आप चाहते हैं कि जो आपके छोटे बहन भाई हैं आप उनको कुछ ना कुछ गाइड कर सकें। आप लोग कोई चीज़, सॉरी, गुड, अच्छा। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहा हो? हाँ हाँ। तैयारी तो कर रही है, टेस्ट भी देगी, लेकिन उसके लिए सेकंड ऑप्शंस भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी अगर चाहिए, नहीं तो होता उसे पता होंगी। मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं, अदरवाइज इस स्लाइड को हम शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ और इसमें आ भी जाएंगी ऑप्शंस। वो आप लोगों को नहीं बताती बल्कि सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, ऐसा ही है। सॉरी, अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि जो भी आपके बहन हैं, भाई हैं, कज़न्स हैं जो आगे एमबीबीएस में आना चाह रहे हैं, उन्हें एक दो चीज़ें क्लियर कर दें, आएँ मेरिट पे अगर आ रहे हैं। अदरवाइज़ जिस तरह हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, दे आर चार्जिंग अलॉट, बहुत चार्ज कर रहे हैं और उतनी वर्थ नहीं है अब, ठीक है ना। टाइम हैज़ चेंज। इन 1960s सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट होते थे, वेस्ट पाकिस्तान था तब, ठीक है ना, 1 यूनिट था। तो पंजाब में किंग एडवर्ड था, निश्तर था, मुल्तान में आई थिंक, और शायद गंगाराम था, गंगाराम हॉस्पिटल था, एफजे भी था। 3 इंस्टीट्यूट थे और साल के कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 150-200 या 300 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स नहीं आते थे। इस टाइम थाउजेंड्स में आ रहे हैं और आगे खपत नहीं है इस चीज़ को भी, ठीक है ना। लेकिन बात वही आ जाती है कि स्कोप, तो स्कोप आपने अपना पैदा करना है, उसी में हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ ना कुछ हम डिस्कस करें, ठीक है ना। वैसे वास्ट है, इसे हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ जो है कंसाइज करें। बट यू हैव क्लियर, ये हमने डिस्कस कर लिया है, आप लोग बता चुके हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पे सीख जाएं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए मैंने वक्त निकाला है और मैंने कोशिश की है कि ये चीज़ें आपके अंदर इम्पार्ट में कर दूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी इसे कहते हैं, जो हमारी टेक्निकल टर्म है उसमें हम इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसी भी आपके जो हैं किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। एक तो ये है कि विच कैरियर ऑप्शन इज सूटेबल फॉर यू अदर दैन एमबीबीएस, वही जो टॉपिक है जो हम एनलिस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा फोकस इससे ज़्यादा इस चीज़ पे है कि आप सक्सेस कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी हॉट टॉपिक है, सारे लोग इस पे बात करते हैं और सारे इस पे अच्छी बात करते हैं, ठीक है ना। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। अगर जैसे हम यहाँ पे सेंटर में एक ग्लास रख दें और गोल दायरे में पूरी क्लास बैठ जाए तो वो उसको अपने तरीके से उसका एक इमेज बनाएगी और हर एक के पर्सपेक्टिव ठीक होंगे तो आप लोग जितने लोगों से सक्सेस के बारे में सुनेंगे वो बात ठीक होगी। मैं उसे कुछ अपने एंगल से कोशिश करूँगा आपको बताऊँ कि सक्सेस क्या है। इंफॉर्मेशन इज़ द की, इस चीज़ को आप याद रखें। राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, ये जो है आपका फ्यूचर, आपका जो है आने वाला वक्त या कि कोई भी चीज़ है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है ना। जैसे आप कह रही हैं कि उसको पता नहीं है, तो ये मेरे लिए स्टेज है। लोगों के पास, हम जब पढ़ते थे तब बहुत ज़्यादा नहीं था वेब का दौर, वेब था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी हमें अंदाज़ा होता था कि और क्या क्या या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। एफपीएससी, इसको पढ़ा है कभी किसी ने? एफपीएससी क्या है? क्वाइट पाकिस्तान में कोई जानता है इस टर्म के बारे में? बनता क्या है इससे? हाँ, अब आपकी बारी आई ना, आप लोगों की, जो हमारे पास सीनियर लोग आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ऐसा ही। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लोगों को पता होना चाहिए, इसी टाइम से पता होना चाहिए। आप अभी से फोकस नहीं करेंगे कि आपने आगे कहाँ अपने आप को प्लेस करना है, ये क्या है।
बेसिकली गवर्नमेंट का एक इदारा है फेडरल में जो कि रेगुलर जॉब्स का प्रोसेस करता है, आपके इंटरव्यूज़ करता है, आपको शॉर्ट लिस्ट करता है, ठीक है। HEC, आप बताओ, इनको तो पता होगा, हायर एजुकेशन। ऐसा ही है, यू नो अबाउट इट। आपने कोई भी डिग्री करनी है वो HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो इससे रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो फ़ायदा कोई नहीं। PPSC अगेन, ये पंजाब का है, सर्विस कमीशन, वेरी गुड। अच्छा, ये वो चीज़ है जी जो लिस्ट आप चाह रहे हैं जो आपसे शेयर कर दी जाएगी। BDS है, लोगों को पता है इसके बारे में, फॉर्म D है, वेटनरी साइंसेज है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री है। आप पूछना चाह रही थी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म D, बहुत स्कोप है, इतना स्कोप है कि अगर आप इस फील्ड में प्रॉपर अपनी डॉक्टरेट कर लेते हैं और आपको अपना काम आता भी है तो देयर इज़ नो मैच। हर जगह पे ज़रूरत है इसकी, फार्मास्यूटिकल में है, आपकी रिसर्च में है, ठीक है ना, आपकी जेनेटिक रिसर्च में है। आपका डॉक्टर चल ही नहीं सकता है आपके बगैर अगर बायोटेक्नोलॉजी ना हो, बायोकेमिस्ट्री बड़ा तगड़ा फील्ड है, लेकिन आप इसमें जाएं और फिर अपनी वर्थ बनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने स्कोप की बात, इस टाइम पे पंजाब में आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी करवा रही है, UCP भी करवा रही है, UMT भी करवा रही है, और मल्टीपल तकरीबन हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। FMH भी करवा रही है इस टाइम पे, पहले नहीं करवाती थी। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, उसकी हम लिस्ट निकाल सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। उसे हम गूगल करेंगे तो हमें लिस्ट आ जाएगी, वो मैं आपको उसमें शेयर भी कर दूँगा। लेकिन जो हमारे मकसद है इसका कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। स्कोप अगर आपने बनाना है तो आपने दो चीज़ों को कंबाइन करना है। नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी दे देंगी, स्किल्स आपने उसके साथ कंबाइन करनी है। स्किल्स क्या हैं? स्किल्स के बारे में बताए कोई। स्किल्स टेक्निकल, हाँ प्रैक्टिकल वर्क, अच्छी बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रैक्टिकल वर्क है। और कुछ? अगर हम इसे देखें, जैसे आप पहले बता रहे थे कि हमारा काम हमें आना चाहिए। ठीक है, बताएं कर बताएं। रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें आना चाहिए। हाँ बस यही ठीक है। स्किल कोई भी ऐसी चीज़, अगर आप मिसाल के तौर पे एक अंडा बना लेते हैं तो वो भी स्किल है। किसी के लिए चाय बना लेते हैं तो वो भी स्किल है। अगर आपकी वालदा कहती हैं आपको कि मेरी बहन आई हुई हैं तकरीबन 5-10 किलोमीटर से, आप मेरे से मिलिए, इन्होंने अपने आप घर छोड़ आएँ, बाइक पे जाएं, इनके घर छोड़ आएँ, तो ये भी स्किल है। और ये ऐसी स्किल्स नहीं है जिनकी वैल्यू नहीं है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। तो स्किल आपने ऐड करनी है अपने इसके साथ, अपने नॉलेज के साथ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में आगे जाना है, अपना कैरियर परस्यू करना है, तो क्या नाम था आपने बेटा? फातिमा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेजुएट है बायोटेक्नोलॉजी का या बायोकेमिस्ट्री का, उसकी जॉब्स किस टाइप की हैं, उन्हें आप आज से सर्च करना शुरू करें। फिर वो जॉब्स पाकिस्तान में कैसी हैं, अब्रॉड कैसी हैं, दूसरे शहरों में, और यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे इसकी जॉब है। बात को समझ रही हैं आप? और आपको उसमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हर फील्ड इतना डीप है कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं। बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। आप जंप करें फॉर्म D में, आपका दिल करता है, आपकी डायनामिक नेचर है, आप इसकी मार्केटिंग में आ सकते हैं, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। मैंने फॉर्म D लोगों को एस्थेटिक क्लिनिक भी चलाते देखा है। आपने अपने आप को जो है कैसे लेके चलना है, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स। ठीक है। अब आगे इस पे चलते हैं मज़ीद। फिजियोथेरेपी है, आप लोग जान रहे होंगे। आप पूछ रही थी कि उसके अलावा क्या फील्ड है। फिजियोथेरेपी एक नई इमर्जिंग फील्ड है जो बहुत प्यारी है और बहुत बेहतरीन है। इस पे बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हमारा जो MBBS का डॉक्टर है, जब ये ग्रेजुएट कर जाता है, आज के टाइम पे इसके लिए जॉब्स नहीं है या बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ये जब ग्रेजुएट करता है तो इसको एट द सेम टाइम अगर जॉब ना भी मिले तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत है और दे हायर दैम। और जो हमारा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपनी लेता है कंसल्टेशन 2000 और 3000 पर पेशेंट, ये जस्ट आफ्टर अपनी डिग्री के ले रहा होता है।
अ टाइम अगो हम BDS के बारे में ये कहते होते थे कि जब इनका बंदा ग्रेजुएट होता है डेंटिस्ट्री करके, तो वो उस टाइम पे उसको एक पूरा कंसल्टेंट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना। अब ये कौन है, MBBS का ये एक ड्रॉबैक है। आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपने MBBS क्यों नहीं करना है और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको MBBS ना करके उनसे ज़्यादा आगे ले जा सकती हैं। जब मैंने खुद किया, मैंने कैरियर में मुझे इट्स बिन 2009 में किया, तो इट्स बिन मोर देन 10 ईयर्स, 10-12 ईयर्स, 13 साल से भी ज़्यादा का। तो मुझे पता है कि कैसे मुश्किलात हैं, क्या हैं। BSc न्यूट्रिशन डायटिक्स, इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, पता ही होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मोर और लेस लाइक फिजियोथेरेपी, या कि उसी की ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप यही समझ सकते हैं कि जो फिजियोथेरेपी है ना, इसी की एक सुप्रा स्पेशलिटी या सुप्रा ब्रांच है। इसमें पर्टिकुलरली किसी खास ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है डील किया जाता है, थोड़ा सा स्कोप कम है इसका, लेकिन फिजियोथेरेपी एक ब्रॉड है। साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी आपको पता है। बायोमेड इंजीनियरिंग के बारे में अंदाज़ा होगा, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, बायोमेडिक इंजीनियरिंग वो अलग चीज़ है। बायोमेडिक इंजीनियरिंग बेसिकली आप MBBS के बाद मतलब MBBS के अलावा इसे कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अगेन आपको अपना बैकग्राउंड आपको FSc प्री इंजीनियरिंग का चाहिए होता है। लेकिन ये इट्स क्वाइट क्लोज, इसलिए इसको मैंने इसमें डाल दिए, सर्च करें इसको भी। ऑप्टोमेट्री है, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, जो आपकी आंखों के नंबर लगाते हैं सादा अल्फाज में। अगेन आप पूछना चाह रही थी, ठीक है ना। रेडियोग्राफिक इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, MIT, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी इसे कहा जाता है। बैचलर्स होता है उसमें 4 ईयर्स का। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, सेम लाइक फिजियोथेरेपी या फार्मेसी, ठीक है। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी जिसे MLT या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बिल्कुल उस तरह का है, वो रेडियोलॉजी से लिंक्ड है। और ये आपका जो है लैब्स, जैसे हम खून के टेस्ट करवा रहे होते हैं, क्लियर। जहाँ कोई चीज़ ना समझ आए रोक सकते हैं आप लोग। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं आप में? गुड, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है अगर आप इसको समझते हैं या जानते हैं, ठीक है जी। इसका भी स्कोप है, स्कोप अगेन आपका अपना है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, लेकिन ये भी अब शुरू हो गया है। नूर यूनिवर्सिटी करवा रही है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है। पब्लिक हेल्थ, बैचलर्स ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट में आ जाती है, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये आप समझ लें कि डेंटल मटेरियल्स हम अपने ज़माने में इन्हें कहते होते थे। जो BDS लोग होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, उनके साथ जिन लोगों ने अपना आप समझ लें कि सारा करना होता है, जो वो प्रोस्थेसिस बनाते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल दांत लगते हैं जो, ठीक है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी अगेन रेपिटेशन में है, लेकिन क्योंकि ओवरलैप है बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पब्लिक हेल्थ है वैसे ही है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे आपके 11 22 के या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग जाते हैं, ठीक है ना, ये भी आप प्री मेड के बाद जा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, फिर ही आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आपको क्या चाहिए। कोई जॉब चाहिए, आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट है कि ये जॉब नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जॉब भी बड़ी ज़रूरी है। जो चीज़ें आप जॉब में सीखते हैं वही आगे जाके आप उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ जॉब, लोगों की ऐसी भी जॉब्स हैं जैसे स्टीव जॉब की थी, बेइंतहा पे भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो आपने डिपेंड करता है कि आपका अपना प्लान क्या है और आप उसमें क्या चाहते हैं। जॉब और कैरियर ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कैरियर से मुराद आपके एंटरप्रेन्योरशिप है कि आपका अपना कैरियर क्या है। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जब आप जॉब करते हैं तो वो जो आपका डेवलप होता है, एक पूरा जो आप समझें, जो आपकी वहाँ पे एक शनाख्त है, अगर आप उसको छोड़ते हैं उस इंस्टीट्यूट को, और वो शनाख्त अगर आपकी ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप फेलियर हैं। फेलियर शायद अच्छा वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी।
द टाइम आप एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को छोड़ें, कहते हैं और किसी बंदे के छोड़ने से, कोई जॉब जो है छोड़ने से इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको भी इस तरह का होना चाहिए कि आप भी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट छोड़ें तो आप भी मत रुकें। तो ये कब होगा? जब आपका स्कोप उस जॉब से बड़ा होगा, आपका अपना स्कोप होगा। ये वही बात आपने बात की थी, पैसिव इनकम विद एजुकेशन। अभी फ्रीलांस के कुछ आइडियाज आएंगे, उसमें ये चीज़ आपकी हम कवर करेंगे। और आपने वेटरनरी के फील्ड्स की डिस्कशन की थी, वो आई होप मैं एंड पे लेके जाऊंगा। ठीक है जी, जॉब एंड कैरियर। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कैरियर आफ्टर जॉब, कुछ स्किल लें और फिर अपने कैरियर पे फोकस करें। जॉब में कुछ चीज़ें आप अपनी उसको देखें कि डायनामिक्स क्या है, आपकी फील्ड की डायनामिक्स क्या है। क्योंकि अगर आप मोस्टली प्री मेडिकल हो गए हैं या अगर आगे आपने कोई डिग्री लेनी है तो आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उसमें कोई। फिर एक और चीज़ है कि आप दोनों साथ साथ लेके चलें। जैसे इसमें एग्जांपल है कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, वो जॉब भी कर सकता है, वो अपना क्लिनिक भी कर सकता है, अपने कैरियर को भी साथ, अपनी शिनाख्त भी बना रहा है। अब ये आप लोगों की फनकारी होनी चाहिए कि आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाएंगे जो हमने लिस्ट किए हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब के अलावा आप क्या करेंगे, ठीक है। जॉब के अलावा आपने कैसे एक अपना पर्सनल कैरियर बिल्ड करना है, एक अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है, एक अपनी ब्रांडिंग करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आपकी एक अपनी शनाख्त बननी चाहिए, आज से ही बननी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं फिर भी बननी चाहिए। क्लियर? कोई चीज़ जो अभी तक समझना चाह रहे हो या के पूछ रहे हैं, फ्रीलांसिंग, ठीक है ना। आप कह रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे पैसिव इनकम भी आती रहे विद अलॉन्ग विद एजुकेशन। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने आगे बायोटेक्नोलॉजी में या जो भी आपका फील्ड है उसमें जाना है, ठीक है। मेडिकल राइटिंग के बारे में पता है आपको? क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपका था। तो मेडिकल राइटिंग ये है जिसे हम रिसर्च भी कहते हैं। कंटेंट राइटिंग के बारे में पता है? आर्टिकल्स एंड बिल्कुल रिसर्च के कई जो हैं हिस्से हैं, ठीक है ना। फ्रॉम के उसका क्वेश्चनियर कैसे होगा, उसको बाद में उसके ऊपर एनालिसिस कैसे होगा, उसकी ऊपर बायोस्टैटिक जो हैं, बायोस्टैट्स जो है या स्टैटिस्टिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, समझ आ रही है आपको। और फिर आखिर में उसको पब्लिश कैसे किया जाएगा। तो आपने वो काम करना है, लाइक अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या फार्म डी में जाती हैं और आप चाहती हैं कि कुछ ना कुछ पैसिव आपको इनकम आए, तो आपने अपनी स्किल्स वो वाली डेवलप करनी है अपने फील्ड में जाते ही, विद इन अ ईयर, जो आपको इस तरफ ले जाएंगी, जो आपको हेल्प आउट करेंगी। ये अगर स्लाइड है जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगी, मुझे उम्मीद है। मेडिकल राइटिंग, इसे आपने खुद सर्च करना है कि ये क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है, ठीक है ना, ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट ही देना है। जो टीचर होता है ना, वो आपको इल्म नहीं दे सकता, याद रखिएगा। इल्म इतना वास्ट होता है, वो सिर्फ आपके अंदर थर्स्ट पैदा कर सकता है, एक प्यास पैदा कर सकता है। तो यही उसकी फनकारी होती है। अगर उसने आपके अंदर प्यास पैदा कर दी ना, तो देन वो कामयाब हो गया। आज का भी हमारे जो सेशन है, इसमें मैं अगर आप लोगों के अंदर कोई प्यास पैदा कर दूंगा ना, तो ये फ़ायदामंद हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से आपने कुछ ऐसा नहीं सीख के चले जाना जो किसी को नहीं पता है, या कि वो पहली दफ़ा मैं बयान कर रहा हूँ। यही चीज़ें हो सकता है आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हों, सुनी हो, लेकिन मेरा स्टाइल ये होना चाहिए, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, कि मैं आपके अंदर एक थर्स्ट पैदा कर दूँ। तो आपका क्वेश्चन, इसीलिए इसे मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि बाकी भी लोग अगर क्वेश्चंस या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, बायस ऐसा करें अगर उनके ब्रेन में आ रही हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं इस सेशन से। जो मैंने शुरू में एक स्लाइड रखी थी, आपने भी बताया था कि आप अपने भाई के लिए और वो, ठीक है ना। तो मेडिकल राइटिंग, इसके बारे में कुछ पूछना चाहती हैं?
आप इसे रिसर्च करेंगी, ठीक है ना। इसमें आपने जो आपको उसका पोर्शन लगे कि आपके लिए आसान है, और वो ऑलरेडी आप कर भी रहे होंगे अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, जब आप बायोटेक्नोलॉजी या फार्मडी में होंगे तो आप लोग रिसर्च कर भी रहे होंगे, तो आपने फिर उसमें इतनी स्किल लेनी है कि लोगों को पता हो कि देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड फातिमा, आपकी यूनिवर्सिटी में उन लोगों को पता हो, इवन के पोस्ट ग्रेड्स को पता हो कि यार हमने अपना थीसिस लिखवाना है तो हम उससे रब्ता करते हैं, हमारा वो काम आसान कर देगी। गेटिंग इट, ठीक है ना, ये चीज़। देन मेडिकल मार्केटिंग, इसके बारे में क्या जानते हैं? कोई जानता है इसके बारे में? नाम से ज़ाहिर कोई मुश्किल नहीं है, ये भी स्किल ही है आपकी। मेडिकल मार्केटिंग या जर्नलिज्म भी इसे हम कहते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट करते हैं या कि किसी की सर्विस को मार्केट करते हैं, किसी भी क्लिनिशियन की, डॉक्टर की, वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में कि आप मुझे मार्केट करेंगे, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20, 30, 40, इवन कुछ लोग 50 तक दे ऑफर यू, ठीक है। तो उसमें आप जब अपने फील्ड में होते हैं तो आप दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं, आपको पता होता है कुछ ना कुछ उसके बारे में, ठीक है ना। अब ये एक बहुत बड़ी स्किल है। पेशेंट आता है एक हॉस्पिटल में और वो बताता है कि मेरे घुटनों में कोई प्रॉब्लम है। अब वो वहाँ पे जो बैठा हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है, अगर तो उसका कुछ ना कुछ उस फील्ड का एक्सपोजर है, तभी उसे पता लगेगा कि यार इसको मैंने ऑर्थो में भेजना है, मैंने इसको फिजियोथेरापिस्ट के पास भेजना है, या मैंने इसको जो है रोमाटोलॉजिस्ट के पास भेजना है। तो इस चीज़ को जानना, समझना, ये भी बड़ी फनकारी है, ठीक है ना। तो मेडिकल मार्केटिंग आप उसको लिंक कर रहे हो उसके उसके साथ, एंड देन जब आप ग्रो कर जाते हो तो इसको लोग आपको खुद कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सारा काम अल्टीमेटली सोशल मीडिया हैंडलिंग के ज़रिए हो रहा होता है, जो मैंने आगे लिखी है। अब इससे तो सारे लोग वाकिफ़ होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका इंस्टा भरा पड़ा है इस चीज़ के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टेक होम मैसेज है, अगर तो आप लोगों की प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बन गई हुई हैं अदर दैन योर पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल ऐसी होती है कि जिसमें आपके भाई बहन, दोस्त, अहबाब, वालिद वालदा या कुछ करीबी लोग होते हैं, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं एक प्रोफेशनल प्रोफाइल, वो ये होती है कि आप अपनी नेम विद डेजिग्नेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन में कि आप क्या करते हैं, ठीक है ना। अगर तो सबकी है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ मैंने सीखी कि अगर इसको आज आप डेवलप करते हैं, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस चीज़ को बड़ा लेट समझा और सीखा, ठीक है ना। अगर मैं 10 साल पहले इस चीज़ को फोकस करता तो मैं जहाँ पे आज हूँ उससे आगे होता, क्योंकि लोग आपको यहाँ से देख रहे हैं, लोग आपको यहाँ से ढूंढ रहे हैं। लोगों के पास बड़ी आसान सी एक चीज़ है आपकी प्रोफाइल जानने के लिए कि वो सोशल मीडिया पे जाएं, जो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं आपके बारे में जानने, ठीक है ना। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इवन FSC में हैं, आप BS कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं, अगर तो आपकी एक सोशल प्रोफाइल, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनी हुई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बनी हुई है तो उसे विद इन अ वीक बनाएं, उसको ट्रिम करें, उसको बेहतर करें, एंड डू पोस्ट। और क्या पोस्ट करें? जो आप सीखें। वो बहुत हाई फाई चीज़ें या कि कोई अशार लगाने की या कोई किसी की पोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या सीखा, ठीक है ना। लाइक आप FSC में सेकंड ईयर में आपने फिज़िक्स का कुछ आपको लगा, कोई चीज़ सीखी, उसे आसान अल्फाज में उस पर पोस्ट कर दें। कोई लाइक नहीं आएगा, कोई कमेंट नहीं आएगा, कोई शेयर नहीं आएगा, ना ही उसकी ज़रूरत है। लेकिन आफ्टर ईयर्स ये प्रोफाइल जो है ना, ये बिल्ड हो जाएगी। इस पर सब कुछ आएगा, कमेंट भी आएंगे, इस पर शेयर भी आएंगे, इसके लाइक भी, कोई बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मेक वन प्रोफाइल, जिसे हम कहेंगे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ठीक है ना। उसके नीचे आप एंथुजियास्ट लिख सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं आप उसको डेजिग्नेट करते हैं। लाइक आपको नहीं पता आपके क्या फील्ड है, रिसर्च एंथुजियास्ट, मेडिकल प्रोफेशनल एंथुजियास्ट, कुछ भी, तो आपको पता है आपका क्या जो है उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है जी। मेडिकल जर्नलिज्म अगेन उसी से लिंक्ड है, नई फील्ड है, ठीक है ना। इसके
बेइंतहा इसमें स्कोप है और बेइंतहा इसमें स्पेस है। ये इवन कि अगर जो आज का सेशन हम लें तो ये मेडिकल जर्नलिज्म का में आ सकता है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात, क्या प्रोपोगेट करना है कि क्या हो रहा है, या कि जर्नलिज्म अगेन सोशल मीडिया हैंडलिंग और जो है मेडिकल मार्केटिंग की तरफ अब खुले। रियल इस्टेट के बारे में कौन कौन जानता है। अब ये वो चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉट एज अ कैरियर, एज फ्रीलांस। फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है, कोई बताएगा? कोई ऐड करना चाह रहा हो आप? हाँ, ज़रूरी है, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, एक चीज़ अच्छी चीज़। और आजकल के दौर में साइड हसल बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको एक आपका मेन जो टारगेट है उसके साथ साथ आपको दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। एक तो लर्निंग होती है, आपको वक्त के साथ साथ रहने का पता चलता है, ज़माना किस तरफ जा रहा है, फिर आपकी अर्निंग जो होती है वो घर बैठे हो सकती है। गुड। अब रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, गो के ये इस फील्ड के साथ आपको बड़ी अजीब लग रही होगी कि मैंने इसमें क्यों लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अदर दैन MBBS, ठीक है ना। हालांकि इन लिस्ट में मैंने ऐसे अभी लिस्ट नहीं डाली है जिसमें IT के फील्ड्स हों, जिसमें आपके अकाउंटिंग के, अकाउंट्स के, फाइनेंस के, इंजीनियरिंग के डाल सकते थे ना अदर दैन MBBS। मैंने इस टॉपिक को रखा है कि ये सोच के कि जो हमारी ऑडियंस होगी वो प्री मेड की होगी, मतलब FSC करके आए, जैसे हमारे पास कुछ लोग हैं प्री मेड के, ठीक है ना। इवन देन फिर मैंने इसको डाल दिया रियल एस्टेट को। रियल एस्टेट कहते हैं कि एक मेन बिजनेस के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा साइड बिजनेस है, बड़ा प्यारा। लेकिन पहले आप समझें इसको, लोगों को देखें जाके वो क्या काम कर रहे हैं और उसको सर्च करें और उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तभी आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो अगेन फ्रीलांसिंग में रियल एस्टेट को आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी आपके उसका जवाब है कि पैसिव इनकम विद एजुकेशन। अब आप लाइक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें आप एक फ़ीमेल हैं, जैसे आप हैं, आप करना चाह रही हैं, तो आप कोई भी ऐसा नंबर रख लेते हैं जो कि आपका रेगुलर रूटीन का नंबर नहीं, जो आपकी फैमिली के पास है, उसके थ्रू आप इसमें सर्च कर सकते हैं विद क्लाइंट्स और अपना जो है उसको ढूंढ सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन है कि ज़ाहिर है अगर आप फील्ड में आए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं फील्ड में, तो उसको आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट की तरफ उसको लेके जा सकते हैं। लोग जो हैं ऐसे बंदे से बात करना चाह रहे होते हैं कि जो एक्सप्लेन कर पाए, उनके सवालों के जवाब दे पाए। अगर आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने या कोई सर्विस लेने और आपको जो है वो जो नेक्स्ट है आपसे, वो आपको उस तरीके से नहीं सुन पाता है या कि उसको आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, तो वो प्रोडक्ट कितनी भी ज़रूरी या इम्पोर्टेंट ना हो वो उसको स्किप कर देगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सारे जानते होंगे, ये आपका एज अ हॉबी भी हो सकता है और अगेन ये आपको सोशल मीडिया के टूल्स में हेल्प करेगा। तो फ्रीलांसिंग में इसको मैंने ऐड किया। मच मोर जब आप इस तरफ सोचना शुरू करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट्स की मैंने कुछ स्लाइड रखी हैं थोड़ा सा आपको नो हाउ देने के लिए कि जॉब्स जो हैं किन किन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है ना। आज से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि आगे क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या क्या फील्ड्स हैं। अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज वगैरह में जाते हैं तो 11 22 की जॉब्स हैं, जो कि आपको पता है कैसे ही हायरिंग करते हैं ये लोग, कोई अंदाज़ा है? किसी का इंटरेस्ट हुआ हो कभी? इसको चलें सर्च करें आप। TV एंड मीडिया आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट फेडरल का इदारा है, प्रोविंस लेवल पे भी 11 22 से हट के है, अथॉरिटी है, ये उसका आगे डिपार्टमेंट है। स्टार्ट सर्चिंग PPSC वेब, ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि आज से ही आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे जॉब्स पोस्ट हो रही हैं उसको आप सर्च किया करें रेगुलरली, एक दफ़ा हफ्ते में ज़रूर। इसका क्या फ़ायदा होगा ये मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कहीं सेशन का मतलब कोई ये ना ले ले कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी आप जॉब्स करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कैरियर भी बनाना है, जॉब्स आर पार्ट ऑफ इट, वो भी आपको चाहिए होंगी, ठीक है ना।
तो आपने फोकस अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे, स्किल पे करना है। कोई भी जो वेब पोर्टल्स हैं जो कि जॉब्स वगैरह ऑफ़र करते हैं, उसको जब आप रेगुलरली सर्च करते हैं तो आपको एक पैटर्न पता लग जाता है कि किन दिनों में किन जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस की जॉब आती हैं। समझ पा रहे हैं? और उनका क्राइटेरिया क्या है और उसमें आप कहाँ पे डेफिशिएंट हैं। लाइक आपकी बात करते हैं अब वेटरनरी की, क्या आप वेटरनरी के आगे फील्ड जानना चाहते हैं, इसको मैं अगेन एंड पे लेके जाऊंगा कि वेटरनरी की जॉब किस किस पोर्टल पे अपलोड हो रही है। जब आप अपनी एफएससी कर लेंगे और आप वेटरनरी के लिए चले जाएंगे, होप हमारा यहाँ पे है इंस्टीट्यूट युवास, अल्लाह करे आपका वहाँ पे मेरिट आ जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये पता होना चाहिए कि एट द एंड कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो पीपीएससी है ना, आप एक हमारा है लाइफस्टाइल का डिपार्टमेंट है पंजाब का, वहाँ पे आती हैं वेटरनरी ऑफिसर्स की सीट, ठीक है ना, फिर रिसर्च ऑफिसर्स की आती हैं और कई तरह की आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेटरनरी डीवीएम का जो है प्रोफेशनल वो किस सीट के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर वो नहीं जाना चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर कहाँ कहाँ उसकी जॉब है, ठीक है ना। जैसे KNN है, जैसे ये साबिर समथिंग है, सबरोसा है, ठीक है ना, उसको पता होना चाहिए। और वो जॉब्स कब आती हैं, वो किस अखबार में या किस पोर्टल पे अपलोड करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही इस काम को शुरू कर देना है, जब आपके पास वक्त हो। वहीं से आपकी डेवलप होगी हंट, ठीक है ना। आपको पता होगा, हो सकता है कि आपकी जो जॉब का स्केड्यूल ऐसा आता हो कि वो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद अप्लाई करवा लेते हो और उसके बाद साल के बाद दोबारा मौका मिलता हो, और उसमें उनकी ऑप्शन हो कि हाँ जी, अगर आप फाइनल ईयर के ग्रेड भी हैं, फाइनल ईयर के मतलब कि आप जो हैं अभी इनकम्बेंट भी हैं और आगे आपने ग्रेजुएट होना है, तो आप अप्लाई कर दें, आपका रिज़ल्ट आएगा, हम आपका इंटरव्यू पहले ले रहे हैं, तो रिज़ल्ट आएगा, उसकी बेस पे हम आपको जो है हायर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो अब आपको उसकी बारी साल के बाद आ रही है। बात को मेरी समझ पाए हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अगर ठीक है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं भी करना चाहते तो फोर्थ ईयर फाइनल में आपको पूरी एक लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए कि फेडरल में कहाँ पे वेटरनरी ऑफिसर की जॉब है, आपके पंजाब में कहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पे है, और उस चीज़ का भी पता होना चाहिए जो किसी को भी ना पता हो, फिर आपकी हायरिंग होगी। गेटिंग इट? अगेन CSS PMS तो आपके डिपार्टमेंट्स में मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि आप में अगर कोई इंटरेस्टेड है ब्यूरोक्रेसी में तो फिर वो इनको भी इन पे हंट रखेंगे एंड अलॉट और बहुत कुछ है। अगेन पहले भी हमने डिस्कस किया था इन्फॉर्मेशन इज़ द की, अब फिर कुछ आ रही है, इनको हम डिस्कस करते हैं, उम्मीद है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। MOD की जॉब्स, FPSC किसने बताया था, उन्हें पता होगा। MOD इसका नहीं पता, चले मैं बताता हूँ। अच्छा ये रेलेवेंट है आपसे। MOD की मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं पता होता कि MOD की जॉब्स कब आती हैं, क्या है, आफ्टर 2 ईयर्स आती हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब जिसे कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की होती हैं, ठीक है ना, पता था, शायद शॉर्ट टर्म में नहीं पता था, चलें, ठीक है ना। तो कुछ लोग जिनको इसमें भी वो कर सकते हैं, आपका एप्टीट्यूड जब डेवलप हो चुका होता है बैचलर्स के बाद, तो समटाइम आप चाह रहे होते हैं कि कोई जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, आप अपने फील्ड से निकलना भी चाह रहे होते हैं, तब भी ये आपको पता होना चाहिए। ANF गुड एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जॉब, ये भी बिल्कुल MOD की तरह की होती हैं, गस्टेड जॉब में अच्छी हैं। FIA सबको अंदाज़ा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। ASF पता होगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, FIA का ही विंग है, ठीक है ना, इसको भी आप अपनी हंट में रखें। असल में इनका फ़ायदा तब आपको हो रहा होता है जब आप एक मेन स्ट्रीम में तो लगे हुए हैं लेकिन इनको भी साथ साथ अटैम्प्ट करते जा रहे हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा होता है, आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि जब इंटरव्यू में जाना है तो लोग किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं आपसे, ठीक है ना। मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रवाज नहीं है हमारे यहाँ। मॉक इंटरव्यूज़ इसको कहते हैं, लाइक किसी कमरे में 3 या 4 लोग बैठ जाएं और वो आपके इंटरव्यूज़ शुरू कर दें।
कि आपको प्रिपेयर किया जाए कि जब आपने जॉब के लिए जाना है तो किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, सवाल किस तरह का होता है, ठीक है ना, और आपने उसमें कैसा बिहेव करना है। वो जब मल्टीपल टाइम आप मल्टीपल इंटरव्यूज़ देते हैं ना, तो उससे भी आपका एप्टीट्यूड इंटरव्यू के मुताबिक हो जाता है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस बात को किस तरह आंसर करना है। जो जवाब नहीं आ रहा है उसमें भी बिल्कुल रिलैक्स रहना है, माजरत कर लेनी है। PAEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है ना, इसकी भी अच्छी जॉब है। मैरीटाइम इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में कोई अंदाज़ा है? सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ऊंचा बताएं। बेसिकली आपने सुना होगा नाम मर्चेंट नेवी का, वो ही बेइंतहा जो है इसमें, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन घर से दूरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक अच्छा फील्ड है ये भी, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो ये भी ये अगेन इसकी ये खुद अपनी ग्रेजुएशन करवाते हैं, अपनी सर्टिफिकेशन करवाते हैं और फिर आपकी हायरिंग की तरफ आपको ले जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब, खाली स्लाइड छोड़िए, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। पार्ट टाइम जॉब्स करें। अब जो आगे टाइम आ रहा है आपका, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी, अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है पैसे की, या कि आप और आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फिर भी पार्ट टाइम जॉब करें। अगर आप 18 अबव हैं, 18 साल से बड़े हैं, उसे करें, क्योंकि ये बहुत कुछ आपको दे रही है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये आपको दे रही है, वो ये दे रही है कि लोगों के बिहेवियर के साथ कैसे आपने अपने आप को सिंक्रनाइज करना है, जो कि सबसे मुश्किल जब आप जॉब लेते हैं, या इवन कि आप अपना काम भी शुरू करते हैं, तो भी आप किसी को हायर करेंगे, किसी को रखेंगे। तो जो स्किल है किसी की को कौन कैसे बिहेव करता है आपके साथ, और उसको आपने बर्दाश्त कैसे करना है। अगर ये आपको पैसे नहीं भी देती है तो भी ये आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो पार्ट टाइम जॉब इनको आप ज़रूर करें, 1 और 2 और इवन कि जब आप स्टूडेंट्स हों, इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लें। पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, कहीं पे भी पढ़ रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ खुद ऑफ़र कर रही होती हैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स। इनको कभी भी निगलेक्ट ना करें, इसको ये समझ के करें कि, और मैंने लोगों को देखा है कि जो लोग अपनी पढ़ाई के दौरान से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वो बाकी लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और बाकी लोगों से ज़्यादा ईज़ीली जो है एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो इल्म उन्हें नहीं दे रहा है, वो स्किल उन्हें वहाँ से मिल रही है। तो बेसिकली 2 चीज़ें आपने कंबाइन करनी है, नॉलेज और स्किल। जो स्किल के बगैर इल्म है वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता है। जो स्किल के साथ इल्म है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। तो बड़ी ज़रूरी है। इस पर कोई चीज़, कोई कमेंट करना चाह रहा हो, पूछना चाह रहा हो, पूछो। ऑनलाइन पेट शॉप, ठीक है, गुड, बेहतरीन। ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ। व्हाट एल्स वन वांट, वेरी गुड एंड गुड एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है। और आपने ऑलरेडी अपने आप को अलाइन किया हुआ है उसके साथ। आपके लिए एक आएगी स्लाइड आगे भी, से आपसे डिस्कशन होगी, मज़ा आएगा। आपका फील्ड्स रह गए हैं, बाकी देखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी हैबिट्स मैंने लिखी हैं जो कि मेरे में नहीं थी, तो उनको मैंने इंपॉर्टेंस दे दी। हो सकता है आप लोगों में हो। बी ऑर्गेनाइज्ड, कहते हैं कि जब आपने कुछ सीखना है ना, तो उससे सीखें जिसके पास वो चीज़ नहीं है। जब मैं MBBS में था तो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से जब मैं पूछने जाता था ना कि मैंने सेकंड ईयर कैसे पास करनी है, तो मैं अपने उस सीनियर के पास जाता था जिसने फ़ेल किया होता था, और इस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया, मैं उसे पास करता रहा, क्योंकि मुझे वो चीज़ें बताता था कि जो वो कहता था यार ये ना करना, नहीं तो फेल हो जाओगे, या वो ये बताता था कि यार मैं ना इस वजह से रह गया हूँ। जो पढ़ने वाला है उसे तो वो तो आपको बताएगा यार ये भी कर देना। देखना आप चीज़ को समझे ज़रा। आप किसी पढ़े हुए बंदे के पास जाए ना बुक लेके कि यार मैंने ये एग्ज़ाम आ रहा है मेरा फ़लाँ सब्जेक्ट का, मुझे बता दो, वो एक तरफ से निकलता कहता है यार ये भी आ जाता होता है, फिर वो अगले पेज पे कहता है ये भी आ जाता होता है। वो आखिर में जब वो घर जाते हैं तो वो सारी किताब उसने काली की होती है आपकी, वो 60% 80% उसने चीज़ों पर टिक लगाया होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप जो बंदा एक दफ़ा फेल कर चुका है उसके पास जाते हैं, ठीक है ना, ये अब इसका भी पूरा क्राइटेरिया, अब इसको आपने टोटली फिक्स नहीं कर देना, इसको समझने की कोशिश करें।
तो वो आपको बताता है कि यार ये काम ना करना, वो आपको डोंट्स बता देता है कि ये कर लिया ना तो यू आर फिनिश्ड। वो आपको आपकी रेड लाइन बता देता है, क्योंकि वो उससे क्रॉस हुई होती है, उसका वो खमियाजा भुगत रहा होता है। वो आपको बता देता है कि यार ये काम ना करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है ना। इस तरह मैं आपसे बस शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने चीज़ें नहीं की, फिर मैंने ऐड की तो मुझे उसके फ़ायदे हुए। और बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपकी हैबिट्स में होनी चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही लिखी हैं, क्योंकि मैंने इनको ऑप्ट करके फ़ायदा लेना सीखा, और जब मेरे पास नहीं थी तो मैंने इनसे नुकसान भी लिया। बी ऑर्गेनाइज्ड, इसके बारे में कोई बात करना चाह रहा है? ऐसा ही है, लेकिन फिर भी ये मेल के लिए ही है कि उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। दोनों के अपने हैं पैरामीटर्स। कई चीज़ें जो फीमेल्स के पास उस तरीके से नहीं है, स्किल्स नहीं है, मेल के पास बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और कई चीज़ें हैं जो अल्लाह ने फीमेल को बाय डिफ़ॉल्ट स्किल्स दी और मेल के पास नहीं है। लेकिन अच्छी स्किल तो आपने लेनी है, ऑर्गेनाइज होना है आपने। छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है ना। रीड, इसको नहीं आपने अपनी लाइफ से ख़त्म करना है। क्या पढ़ें? अच्छा कंटेंट पढ़ें, बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी अच्छा आर्टिकल पढ़ें। अच्छा, वाइल ऑन इंटरनेट सोशल मीडिया, तो आपका एक पर्टिकुलर चंक आपकी अपनी डेवलपमेंट में गुजरना चाहिए, ठीक है। या तो आप कोई ना कोई चीज़ वहाँ से सीख रहे हों, या वहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हों, ठीक है ना, अदर दैन सर्फिंग, ठीक है ना। वो भी करें, लेकिन ये चीज़ भी ऐड करें। ये हैबिट दे विल चेंज, जो आपको फ़ायदे कुछ ना कुछ देंगी। अब दूसरा हिस्सा था इसका, जब हमने शुरू में डिस्कस किया कि एक तो फील्ड्स की हम बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो उसका दूसरा हिस्सा था कि सक्सेस, कि सबकी अपनी एक एंगल होता है सक्सेस का। तो कुछ चीज़ें मैं इम्पार्ट करना चाहूँगा। मैंने चीज़ों को हमारे FSC के हवाले से किया था कि जो लोग होंगे जिन्होंने, लेकिन इसको हम देखते हैं कि इसे आगे किस तरफ लेके जाना है। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे स्वॉट एनालिसिस है, और बड़ी सी चीज़ें इसमें। मैं स्वॉट को डिस्कस कर लेता हूँ। पढ़ा आपने स्वॉट पहले? स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आप लोग तो मेरे ख्याल जानते होंगे इस चीज़ को, और बहुत सुन लिया होगा। आपसे कर, आपने देखा मैडम इसको? डू यू नो अबाउट इट? कौन कौन जानते हैं इसके बारे में? आप जानती हैं, आप भी जानती हैं, बिल्कुल। कौन नहीं जानता है? आप नहीं जानते, आप नहीं जानती मैडम स्वॉट के बारे में? ये कैसे हो सकता है? अब तो हमारी मैनेजमेंट से ही है ना। अलग-अलग पढ़ा हुआ, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म की बात। हाँ, वही ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पढ़े हुए हैं ना आपने पढ़ा या नहीं इसके बारे में? अच्छा, ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है। लोग समझते हैं कि शायद उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी क्या एबिलिटी है, और ये ढूंढना ही सबसे मुश्किल है, ठीक है ना। जिसको इसका पता होता है वो बहुत आगे है, और ये स्ट्रेंथ हर एक की अपनी होती है, ठीक है ना। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, वो भी कुछ इस तरफ ही जाती है बात। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ, अब कौन सी स्ट्रेंथ, कि मैं कोई वज़न उठा लेता हूँ या मैं नहीं। आपकी जो है माइंड की स्ट्रेंथ, कि आपका ब्रेन जो है किस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर सकता है, या वो ऐसा क्या चीज़ है, या वो आपका क्या पैशन है जो आपको थकने नहीं देता है, ठीक है ना। अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढें और उन्हें पॉलिश करें। अच्छा, एक इसके बाद आती है आपकी वीकनेस, कमज़ोरी। ये लोगों को पता होती है, अदरवाइज़ लोग आपको बता रहे होते हैं। जब लोग बता रहे होते हैं, इन्हें लिखें, लोगों से सुने, लोगों से पूछें कि क्या कमज़ोरी है, और उस पर अनाय ना हो, उन्हें बोलने दें। बात का आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग आपके बारे में मनफी बात नहीं आपके सामने करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वो ऐसी बात करते हैं तो लिसन और उसको चेंज करें। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा है? कुछ ऐड करें, लोग जानते होंगे। अपॉर्चुनिटी ये है कि
आप आज इस रूम में हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को ही किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उसने पोस्ट किया हुआ है और आप में से कोई एक बंदा बड़ा फिट है उसके लिए, जॉब के लिए, लेकिन वो आया, उसने यहाँ पे आके सेशन भी अटेंड किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ भी पोस्ट की हुई और वो चला गया, ये उसने लॉस कर दी है। अगेन इन्फॉर्मेशन इज़ द की। आपको अपना सर्कल खुद बनाना है और वो हर इंसान का डिफरेंट है कि उसमें वो किधर जाना चाह रहा है और उसके लिए उसे पर्टिकुलर क्या चाहिए, किस तरह की जॉब, किस तरह की स्किल, किस तरह की लोगों के साथ नेटवर्किंग क्या चाहिए, वो उसे पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कहते हैं क्रिएट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, होती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मौजूद होती है, देखनी पड़ती है। हर एक का अपना व्यू है। थ्रेट्स सबको ही पता होते हैं, अगेन वीकनेस की तरह की चीज़ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में करना क्या है, थ्रेट्स खौफ आपके अंदर के भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड के भी हो सकते हैं, बाहर की दुनिया के भी हो सकते हैं। तो करना क्या है जी, उसे पॉलिश करना है, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को इम्प्रूव करना है। कहते हैं जब आप अपने मसले को लिख लेते हैं तो वो आधा सॉल्व हो जाता है। इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा आपने। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टार्ट राइटिंग डाउन, लिखना शुरू करें उससे क्या हुआ, किस वजह से। जब आप उसको फ्रेम कर लेते हैं ना तो फिर आप उसे सॉल्व, आदि वो आपको जब उसका पता लग जाता है फिर आपको उसका हल भी मिल जाता है। वीकनेस को जब तक आप लिखेंगे नहीं, इम्प्रूव नहीं होगी। इसे इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें, खुद क्रिएट करें, ये होती नहीं है, इसे पैदा ही करना पड़ता है। और अगर मौजूद है तो उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। स्मार्ट लोग ज़्यादा आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एंड दे ग्रैब इट। थ्रेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ता है, आपको इसको एनालाइज करना पड़ता है, इसके बारे में प्लान बनाना पड़ता है और इसे अवॉइड करना पड़ता है। बहुत फनकार लोग जो है थ्रेट्स को भी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, इब्नुल वक्त भी लोग कहते हैं उसे, लेकिन जो है आप थ्रेट्स के साथ आप शाम के साथ भी यारी कर लेते हैं, फिर वो आपके डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं लोगों के। पैरामीटर्स मैंने कुछ लिखे हैं पैरामीटर्स मेरे ख्याल मैंने 7 या 8 लिखे हैं जो स्ट्रेंथ्स के हवाले से आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में बताएंगे। इससे हटके भी होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करने के। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यहाँ पे आपने देखने है कि आप स्ट्रेंथन है या नहीं। क्या अगर एक दिन में आपकी, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी मेहमान ने भी घर में आना है, आपकी कोई असाइनमेंट भी है और आपके दोस्त ने भी आना है और आपने अपना उस दिन का सेशन कोई क्लास का है वो भी अटेंड करना है, तो अगर आप उसमें पैनिक नहीं कर रहे हैं और सारे कामों को आप मैनेज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी है। मैंने एग्जांपल दी है, ये हो सकता है आप ये ना भी कर पाएँ, फिर भी आपकी स्किल अच्छी हो, वो दिन ही आपके लिए अजीब सा हो या आपकी तबीयत ना ठीक हो, लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं और आपको पता है एक हफ्ते के बाद आज के दिन ही आपका क्या शेड्यूल है, तो इसका मतलब है कि आप मैनेज्ड हैं। कुछ समझ आई इस बारे में आपको? इसके बारे में कोई एग्जांपल दें, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं खुद भी। क्लास ऐसा होता है उसमें ऑनलाइन काम करना तो मुश्किल हो जाता है, उसको मैनेज कर लेते, कैसे करते हो? इस बारे में मैं भी कुछ सीखूँ ना आपसे। ओवर टाइम लगाना पड़ता है, चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। 22 आवर्स, लेकिन स्लीप को मैं नहीं कहूँगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो आपकी जिस्म के लिए बड़ी ज़रूरी है। कोई एग्जांपल या कोई दिन कोई शेयर करेंगे ऐसा? लास्ट ऑफ अगस्त, सॉरी, लास्ट ईयर अगस्त में मुझे तकरीबन मुश्किलात का सामना हुआ। कोई एक दिन, कोई एक डे या जिससे हम शायद कुछ मैसेज लें। सॉरी, क्या किया था, क्या हुआ था उस दिन में, क्या ऐसा हुआ या कि उसे बहुत से काम थे मुझे, लाइक मुझे कॉपी राइटिंग करनी थी बाबा के साथ, मेडिसिन एक उसके साथ थीम बनाना था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उसकी थीम्स बनानी थी, साथ अपना भी अर्निंग करनी थी, और काम साथ उसके मंथली टेस्ट चल रहे थे कॉलेज, सारी चीज़ें मैनेज कर लें। गुड। कोई और ऐड करना चाह रहा हो? किसी ने कोई ऐसा डे मैनेज किया हो जो कि उसे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा,
लेकिन उसने कर लिया होंगे, अभी आपको याद नहीं होंगे। हाँ, तो नहीं पता, लेकिन कोई वीक एक बात ऐड करें कि टाइम को डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं हम, हर स्पेसिफिक काम के लिए टाइम को डिवाइड करने की, ये मेरा टारगेट है टाइम का, और इस टाइम के जो ड्यूरिंग है वो मैंने अपना ये काम कंप्लीट करना है। वो एक चैलेंज भी हो जाएगा, आप उससे सीखेंगे भी कि किस तरह से चैलेंजेस को आपने मैनेज करना है। बड़ी प्यारी बात की है मैडम ने। मैडम ये कह रही हैं कि आप टाइम डिवाइड कर दें, शायद उससे भी अच्छी बात मैडम ने कर दी है कि नमाज को, ये बड़ी प्यारी बात की है। एक्चुअली जो आपके ये जो नमाज है ना, जो 5 औकात हैं, अगर आप इनको टाइमली कर देते तो आपका दिन एक्सपैंड कर जाता है। अभी एक स्पिरिचुअल टॉपिक है, यहाँ पे मैं उसे नहीं छेड़ूंगा ना ही खोलूँगा। जो आपकी नमाज है ये आपके वक़्त को रोकती नहीं, आपके वक़्त को ज़ाया नहीं करती है, आपके टाइम को एक्सपैंड कर देती है, बरकत पैदा कर देती है, सादा अल्फाज में इसे कहते हैं। लेकिन ये इन ट्रू सेंस आपके टाइम में एक्सपेंशन लाती है, अगर आपको टाइम डायलेशन का पता हो। और मेडिकली भी ये उसको करती है, जो आपके मैनूवर्स हैं उसके अंदर, वो आपकी बॉडी के अंदर का जो मैकेनिज़्म है टाइम को मैनेज करने का, उसे एनहांस कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। आप नमाज के बाद एनर्जाइज होते हैं। मैडम ने बात की थी पीछे से कि आप टाइम को डिवाइड कर दें, उसका मुख्तसिस कर दें कि इस टाइम में मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैं, एक अच्छी बात की उन्होंने, ठीक है ना, जो मेरे जहन में नहीं थी। तो इंटरेक्टिव सेक्शन अगर हो जाए उसमें ये भी फ़ायदा हो जाता है, हमें भी सीखने को मिल जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, पहले तो स्ट्रेस को समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको माऊफ कर रही है दैट इज़ स्ट्रेस, सादा अल्फाज में। इसको भी मैनेज करना सीखना है आप लोगों ने, बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कोई कुछ शेयर करना चाहता हो, कुछ डिस्कस करना चाहता हो स्ट्रेस के बारे में? ये मैनेज नहीं कर पाती हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। स्ट्रेस अगर आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की होगी तो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आपने अपना थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करना है। फिर स्ट्रेस के फैक्टर्स भी हैं। स्ट्रेस के फैक्टर्स ये हैं कि जिस वजह से स्ट्रेस हो रही है, हाँ जी पूछे, जिस वजह से स्ट्रेस हो रही है उसे आपने कोशिश करनी है कि आप उन चीज़ों से अवॉइड कर लें, बचें, या कि उनके बारे में अपना सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। सारी चीज़ें स्ट्रेस मैनेजमेंट में आती हैं। ये जो स्लाइड है इसमें एक एक जो हमारा फ़िक्रा है, इसके ऊपर पूरी पूरी वर्कशॉप हो सकती है, सेशन हो सकता है, बल्कि ऑलरेडी फाउंडेशन में होते रहते हैं, बहुत अच्छे लोग आगे करवाते हैं, मैं उसे देख रहा होता हूँ। कुछ पूछना चाह रही थी? जैसे आपने कहा हाँ ना, हाँ, सोचने वाली बात जो आपने की थी, तो पहले ऐसे होता था कि मैं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाती, कभी भी बाजू बात नहीं कर पाती, लेकिन हमने अपने जो माइंड है ना उसको हमने माइंड को सिग्नल्स देने होते हैं अपने थ्रू, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्ट्रेस में हूँ तो मैं अपने आप को अपने मुंह से ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, सो के ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मेरा माइंड को जो सिग्नल है मैं जो दे रही हूँ उसको वो ऑप्ट कर रहा हूँ। बड़ी प्यारी बात की मैडम ने। बेसिकली सिग्नलिंग वन सबकॉन्शियस माइंड, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना होता है कि कुछ ऐसा नहीं है, ये मैनेज हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड बेइंतहा ताकत रखता है। आपने उसको पर्टिकुलर अगर सिग्नल दे दिया या उसको मैसेज दे दिया तो दैट विल डू मैजिक, दैट विल डू मैजिक विद यू, और आप उस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। इंटरपर्सनल स्किल्स की पहले भी हमने बात की थोड़ी देर पहले। इंटरपर्सनल स्किल बहुत ज़रूरी हैं आज के दौर में। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले हों और कोई बुज़ुर्ग गाड़ी का पहिया चेंज कर रहे हों और आपने उसकी मदद की हो अपने काम? बहुत अच्छी चीज़ है। आप हमसाए में कोई खातून है, फीमेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, उसकी कोई घर में मसला हो गया, आप लोग उसके लिए खाना बना के चले गए हो, इंटरपर्सनल स्किल है। किसी भी इंसान को किसी भी जब उसको ज़रूरत है या कोई उसको मसला है तब आप उसके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, ठीक है ना। ये आपको पॉजिटिव कर रही होती है, ये चीज़ अल्टीमेटली आपको पे बैक कर रही होती है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप ऑटोमेटिकली जो हैं स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके अंदर जब ये चीज़ें जो मैंने इस स्लाइड में लिखी हैं ये अपने अंदर आप पैदा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी से भी मिलेंगे तो वो आप जाएंगे तो वो कहेगा कि यार ही वाज डिफरेंट या शी वाज डिफरेंट। ये मतलब कि कोई ना कोई इसमें मतलब
या ये शी इज़ द वन या ही इज़ द वन कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। लोगों से पूछें उनके मसाइल, उनको हेल्प करने की कोशिश करें, मतलब ये बड़ी प्यारी चीज़ है। वॉलेटिलिटी, इसके बारे में कोई अंदाज़ा है? मैं बताता हूँ, आपको पता है इस बारे में, नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे। किसी ने आपको कुछ कहा और आप सीख पाओगे, ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। सीख पाओगे, गुस्सा खा गए, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने मोहतरम कासिम अली शाह साहब का एक कोट जो है वो करूँगा। वो कहते होते हैं कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा, ये मफहूम है उसका, अब एग्जैक्ट ना वर्ड्स तो नहीं जानते, और आप में बेचैनी होगी तो इसका मतलब ये आपको तज़किया नफ्स की ज़रूरत है, मतलब ये आपकी जो है वो सेल्फ क्लिनजिंग नहीं हुई है। कि आपको किसी की बात से अगर फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिमोट कंट्रोल आपके बाहर है, तो वो रिमोट कंट्रोल आपको अंदर लाना है। ये आपकी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी वीकनेस, इसको आपने चेंज करना है। जो आपने वीकनेस को चेंज करना है स्ट्रेंथ में, इसको अगर आप लोग कर लें ना, सिर्फ एक चीज़ अगर मैं निचोड़ निकाल दूं आज की पूरी प्रेजेंटेशन का, कि आपको किसी के कहने से कोई फ़र्क ना पड़े। इंडिया का है समथिंग शर्मा, बड़ा सोनू शर्मा समथिंग, वो लेक्चर ले रहा था, बस सीइंग हिम, उसने एक बोतल मंगवाई पहले कोक की और उसको किया तो उसकी बड़ी तेज़ उसमें से गैस निकली, फिर उसने पानी के में कहता यार ये बी लाइक इट। वो ये बताना चाह रहा था, वॉलेटिलिटी की बात कर रहा था कि आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, दैट इज़ द ब्यूटी, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर से एहसासात ख़त्म हो जाएं। बड़ी थिन लाइन होती है बाज़ का चीज़ों के दरमियान में। अगर आपने अपने अंदर से एहसासात ख़त्म कर दिए तो भी आपकी वैसी ही फील होगी। ह्यूमन रहना है आपने, सबसे पहले एहसासात होंगे, लेकिन किसी की बात का आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर्टिकुलर नेगेटिव पीपल। अगर कोई आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है, कोई आपको आपके भले के लिए बात कर रहा है, फिर आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपका बिहेवियर अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका बॉस है, आपका जूनियर है, कोई राह चलता बंदा है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, हमेशा जो सीखें आगे सिखाएं। जो नॉलेज, जो स्किल आपको आ गई है उसे प्रोपोगेट करें। जो सीखना चाहते हैं उसे तो ज़रूर सिखाएं, अगेन उसे पोस्ट करें अपने, उसको कोशिश करें कि लोग सीखें आपसे, ये भी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। रिफ्लेक्शन अगेन तज़किया की तरह की चीज़ है। अपने डे को कंक्लूड करें, जब दिन ख़त्म हो आपका तो देखें क्या खोया क्या पाया, अगले दिन का क्या प्लान है। रिफ्लेक्ट बैक करें, एक किस्म का एक शीशा हो जो आपको बताए कि सुबह मैं उठा और ये पूरा दिन किया और ये खोया और ये पाया। एक अपना ऑडिट है आपका। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट फील्ड है, इसको मैं भी अभी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। अगेन इससे मिलती जुलती चीज़ है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा आने वाले दौर में। लोगों को बेहतर जाने और अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करें, अपनी बात पहुंचानी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल इस स्लाइड में नहीं ऐड होनी चाहिए थी, स्किप हो गई। एट्रीब्यूशन का पता है? एट्रीब्यूशन पता होगा, नाम चूँकि जब इसे हमें लिखना होता है तो इस तरह आता है। एट्रीब्यूशन ये कि आपने अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराना है, उसे आपने एक्सेप्ट करना है। आप उसे जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, फिर आप उसे करेक्ट भी कर लेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे कि मेरा तो एग्ज़ाम रह गया फ़लाँ वजह से, टीचर अच्छा नहीं था, तो एट्रीब्यूशन नहीं है। आपका एग्ज़ाम आपकी वजह से ही रहेगा, क्योंकि क्लास में 100 लोग हैं और 30 फेल हुए हैं तो 70 पास भी हुए हैं। उन 70 ने उस पर्टिकुलर टीचर को ये साबित किया है कि उसने उन्हें पास करना है। तो एट्रीब्यूशन बड़ी ज़रूरी है, अपनी गलती को मानना। गोल सेटिंग इससे हटके है। पहले हमने पैरामीटर डिस्कस कर लिए हैं आपके जो हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, स्वॉट के। गोल सेटिंग भी आपको आज से ही करनी चाहिए आइडियली। गोल सेटिंग क्या है कि आप अपने आप को आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं, एम क्या है आपका। फिर उस एम तक जाने के लिए
आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, दैट आर गोल्स। और वो गोल्स शुड बी स्मार्ट। क्लियर? ठीक है। ये गोल वगैरह राइट करने चाहिए या सिर्फ माइंड में? नहीं, लिखने चाहिए, लिखने चाहिए, माइंड में नहीं रहती चीज़ें। आप लिखें और वो एक ही चीज़ हो, वो एक ही आपके पास डायरी या एक ही रजिस्टर हो जिस पे आप लिखें, बार बार लिखें, रीराइट करें। आप ये साल लिखते रहें, आपको खुद चीज़ें चेंज होती नज़र आ जाएंगी। आपको साल पहले लिखी हुई चीज़ें और अब की चीज़ों में फ़र्क नज़र आएगा। साल बाद आपको अब वाली चीज़ों में और उनमें फ़र्क नज़र आएगा। आपको पैरामीटर मिल जाएगा, आपको एक पैमाना मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? एक पैमाना मिल जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। आपको एक यार्ड स्टिक मिल जाएगी, ठीक है? नापने लग जाएंगे आप। ये नापना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप मैयर करने लग जाते हैं ना, तो आपका ब्रेन सिग्नल एक्सेप्ट करने लग जाता है, ठीक है ना? जंगल में मोर नाचा, वो कहते हैं किसने देखा, किसी को नहीं पता लगता। तो गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है जी? स्मार्ट के बारे में वो कहते हैं कि गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। अब गोल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? कि स्पेसिफिक मीन के बड़ा क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? एक बंदा है, वो कहता है मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जो है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आज है भी है तो उसे स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि वो 5 साल बाद फैमिली को किन पैरामीटर्स पे देखना चाह रहा है। मतलब ये एक वेग टर्म है कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। ये एक सियासी बयान है, इसको आपने कन्वर्ट करना है स्पेसिफिक में। वो क्या चाहता है फैमिली के लिए कि 5 साल के बाद उसकी जो फैमिली है, कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर कोई जो है क्या कहते हैं इसे हम, जो लोन है वो उसने चुका दिया हो, तो उसको राइट करेगा ना कि मेरी फैमिली के ऊपर 1 मिलियन का लोन है, ये मैंने चुकाना है। तो ये स्पेसिफिक हो गया। वो चाह रहा है कि वो एक घर से उसे बड़े घर में ले जाना चाह रहा है, अगेन स्पेसिफिक हो गया। ये जब तक वो नहीं राइट डाउन करेगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, काम नहीं चलेगा उसका। अगर उसने कहा जी मैं फैमिली को सपोर्ट करूँ, 10 साल बाद भी यही कह रहा होगा, तो उसे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, उसके गोल के मुताबिक मेजरेबल होना चाहिए, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे। उस यार्ड स्टिक पे उसे पता होना चाहिए कि अगर मैंने 5 साल बाद 10 लाख का लोन ख़त्म करना है तो इस हफ्ते में मैंने उसके लिए क्या किया। सादा एग्जांपल दे रहा हूँ, जाना अचीवेबल, कि अब वो उसे पता हो कि वो अचीवेबल भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो 10 लाख 5 साल में कर ही ना पा रहा हो, या वो 10 करोड़ को सोच के बैठ जाए 5 साल में, तो फिर गोल नहीं अचीव होगा। गोल अचीवेबल होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक होना चाहिए। वट कैन बी डन इन वंस कैपेसिटी। एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है और उसके अंदर वो गोल होना चाहिए, ठीक है ना? फिर वो अपनी कैपेसिटी से भी आगे निकल जाए। अगर वो गोल एक के बाद एक, फिर इसमें ऐसे होता है कि जब आप गोल सेटिंग करते हैं ना, और एक गोल को आप नियर टाइम कंप्लीट करते हैं, पहला गोल आपका टाइम से थोड़ा सा आगे जाके कंप्लीट होता है, फिर और उसके साथ आप मल्टीपल और गोल भी सेट कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन गोल। आप फिर सोच रहे होते हैं कि मेरा एजुकेशन में ये गोल है, आपका ब्रेन अब ट्यून हो जाता है उसके लिए। फिर आप सोच रहे होते हैं कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट का ये गोल है, ठीक है? फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल्स अपने वक्त पे अचीव होने लगते हैं और टाइम कम्स के वक्त से पीछे आने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को उसके मुताबिक उस मशीनरी पे चलना आ जाता है। अगेन ये सारी सबकॉन्शियस की गेम है, सबकॉन्शियस माइंड की। रेलेवेंट कि वो गोल उसके एम से कोइंसाइड करे, वो जो उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है, ठीक है ना? अब जैसे आपने बात की वेट बनना चाहते हैं, आपने बात की आप आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो बायोटेक में जाना, वेट बनना, ये इट शुड बी योर गोल, नॉट योर एम। एम कुछ बड़ी चीज़ होनी चाहिए जिससे ह्यूमैनिटी को भी फ़ायदा हो, इंसानियत को भी फ़ायदा हो, बीइंग मुस्लिम्स, मुस्लिम उम्मा को फ़ायदा हो, आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, आपके आसपास के लोगों को फ़ायदा हो। तो गोल जो है दैट कैन बी योर
ये आपका जो बी फॉर्म का फॉर्म डी करना, बायोटेक करना, या वेट में जाना, या कोई भी आपका बहन भाई है उसे आप सिखाएं कि वो ये चाहता है कि वो कोई ना कोई बैचलर्स करे, तो उसे बताएं कि ये उसका गोल ज़रूर होना चाहिए, उसका एम इससे बड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम ये कि हमें एम नहीं सिखाया जाता है, तो इसको कोशिश करें कि ये आप अपने अंदर इनकलकेट करें। आपका एक एम भी होना चाहिए जो इस गोल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। सम टाइम हो सकता है कि आप एम पे जब फोकस कर जाएंगे तो आप इस गोल से फिर आगे ही जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस गोल पे तो होगा ही और एम पे उससे भी ज़्यादा होगा। तो आपका कोई भी जो डिग्री है वो दैट कैन बी योर गोल, ठीक है ना। फिर आपकी स्किल्स दैट कैन बी अनदर गोल, योर फाइनेंशियल गोल्स, फिर फैमिली के गोल्स, एंड वो सारे मिलके फिर आपके एम की तरफ लेके जा रहे हैं आपको, ठीक है जी। रेलेवेंट, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए जो आपके एम के साथ कोइंसाइड करेगा। जो आपका गोल है वो आपके एम के साथ कोइंसाइड करेगा। और टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये, जैसे मैंने 5 साल की बात की, कि उस टाइम ड्यूरेशन में वो पूरा भी हो जाए। अच्छा, एक टर्म है बड़ी प्यारी, जब मैं मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था तो हमारे टीचर कहते थे कि जो आपके गोल्स हैं ना, अगर आपने अपने आप को तरक्की करवानी है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ है लिंक कर लें, सिंक्रोनाइज कर लें, तो आप तरक्की कर जाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका भाव इस तरफ है तो आप भी अपना भाव इस तरफ कर लें, समझ रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का भाव इस तरफ है और आपका इस तरफ है तो फिर आप वहीं खड़े रहेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट ही नहीं है तो उसे चेंज कर लें। अगर आपको लगता है कि वहाँ की एथिकल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जिनके साथ आप स्टैंड नहीं, और इस पर कभी आपने पीछे नहीं हटना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि वहाँ की एथिकल वैल्यूज़ के साथ आप सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं तो यू शुड, ठीक है ना, उसको आप करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। और जो आज का दौर है वो ये है कि सिंक्रोनाइज योर गोल्स विद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का कैसे पता लगेगा आपको? ये आज से ही सीखना शुरू करना है आपने, करंट अफेयर्स से, आपके सोशल मीडिया से। ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाएं अगर आपने आगे जाना है तो देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स किस तरफ जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या न्यूज़ आ रही हैं, वेट की क्या न्यूज़ आ रही हैं, आप वाली बात कि क्या फील्ड्स होने चाहिए आगे वेट के, वो आपने खुद ढूंढने हैं। और क्या आगे जो पीटा है या बाकी चीज़ें हैं उनका फोकस किस तरफ है, आपको उनके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अपने आप को। कुछ स्किल्स मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ कि कौन सी हैं, और ये सेशन भी इसीलिए मुनक्कद किया गया है कि आपको मैं बता सकूं कि आपको अपनी स्किल्स अपने नॉलेज के साथ बड़ी ज़रूरी हैं। वो अगर अब आप अभी नहीं लेना शुरू करेंगे तो इट विल बी लेट। तो नॉलेज विदाउट स्किल जो है ये आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, ठीक है ना। ये हम इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नेटवर्किंग की, इंटरपर्सनल की, अगेन अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक। एक नई चीज़ आई है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में भी अपने आप को अपडेट करें, देखें क्या है ये, ठीक है जी। पर्सनल ग्रूमिंग, ये भी स्किल में आएगी लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। योर इमेज इज़ यू, योर रेपुटेशन प्रोसीड्स यू। आपके जाने से पहले लोगों को आपके बारे में पता होता है कि ये कैसा बंदा है, इसकी, क्योंकि वो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो उससे पहले पहुंच रहा होता है। अपने आप को ग्रूम करें, अभी से प्रोफेशनल लगें, ठीक है ना, कैजुअल ना लें चीज़ों को। लंबा टॉपिक है लेकिन आपको अपने उन सेक्शंस में इसको भी डालना है जो काम आपने करना है। पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। दैट्स द एंड ऑफ सेशन। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये कि अगर एम सेट कर लिया हुआ, जी जी। लेकिन अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे का एम लग रहा है, लेकिन सेट कर लिया, अगर करना है, लाजमी है, तो बोले एम अगर आपने अपने से कैपेसिटी से बड़ा एम सेट कर ली, आपको लग रहा है कि वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं है, आपका एम आपकी कैपेसिटी से बड़ा ही होना चाहिए, गोल आपका आपकी कैपेसिटी में होना चाहिए। ये चीज़ को समझ लें, अगर ये आप मैसेज ले लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एम तो आपका ये भी हो सकता है कि मैं जो है रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए, एम बड़ा ही होगा आपका, ठीक है ना।
जो आपका गोल है दैट शुड बी, उसके लिए आप जो काम कर रही हैं ना वो आपने रेलेवेंट और कैपेसिटी में रखना है। एम तो आपकी कैपेसिटी से हमेशा बाहर ही होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आपकी एज मुस्लिम उम्मा सर्व करे, कोई चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हो, या आप आज क्या सीखा, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, उम्मीद है हैं? अगर नहीं भी सीखा तो आप हाँ ही कहेंगे। चलो, मुझे तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। अगर कोई आपका फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, अदरवाइज मेरा हाँ पूछें। हाँ हाँ पूछें पूछें। I applied for nursing biotechnology यू अप्लाइड फॉर in NAST. इन नस्ट, ओके This year नहीं हुआ. Okay. My question, should I wait for another year, gap year लूँ, reapply करूँ या another university? आपने नस्ट में अप्लाई किया जो नहीं हुआ, और फिर आप क्या कर रही हैं आजकल? कुछ कर रही हैं? अभी like waiting for the merits, maybe chance kind of. आपने जो एफएससी अपनी की वो किस मंथ में कंप्लीट की है, किस ईयर में? अभी रिसेंटली की है? free हुई हूँ, अभी like result नहीं आया. तो ठीक है, अगर आपका नस्ट तो नेक्स्ट टाइम आप उसे अप्लाई करें उस दौरान, लेकिन अपने आप को फ्री ना करें, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, करें, क्यों नहीं करना है अप्लाई? कोई और university करें जो आपकी लाहौर में है, जो अराउंड है, उन्हें करें। अगर नस्ट में नहीं हुआ तो आप अपने देखें, खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट ईयर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप 2 साल पीछे हो जाएंगी अपने उससे, तो अभी क्यों नहीं करना चाहते? 4 टाइम्स आपको साल में आप साल में लेते हैं, 4 टाइम जो हमें अदीब से पता चला। सॉरी, 4 दफ़ा साल में 4 दफ़ा आपसे लेते हैं। टेस्ट 4 टाइम होता है NAST का. एक दिसंबर में होगा, फिर फेब में होगा. दोबारा अप्लाई करने वाला दोबारा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है। और वो 4 दफ़ा आपको एडमिशन भी लेते हैं आप लोगों का, साल में 4 टेस्ट होते एक हैं. टाइम ही होता है। तो टेस्ट आप अगला दें, एडमिशन तो भी साल बाद होना है, लेकिन उस टाइम के अंदर कुछ ना कुछ करें। क्या करेंगे आप? उसमें स्किल्स अपनी इंप्रूव करें। अगर आपका नेक्स्ट टेस्ट में आप पास कर जाती हैं और आपको पता है अब मेरा नस्ट में एडमिशन आना आफ्टर 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स में अब आपको कोई और डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको नुकसान ही देगा ना। आप कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगी। तो आपको पता है 9 माह बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आपको श्योर है, अगर उनका आपने क्राइटेरिया फिल कर लिया, अगर उसमें आपका वो भी हो चुका है जिसे हम कहते हैं आपका इंटरव्यू भी हो चुका है, तो फिर आप क्या करेंगी? आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगी जो हमने आज डिस्कस की हैं। नहीं, बट वो तो ये है ना, देखें दिस ईयर मुझे नहीं पता था कि आपके 4 टाइम्स हो जाता है विद इन सेकंड. मैंने नहीं, अभी लास्ट वाला दिया वो नहीं हुआ. सेकंड ऑप्शन है इसके, अभी मैं जीसी में अप्लाई कर दूं और मेरे अगस्त ये सितंबर अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाए दिस ईयर. द सेकंड इज मैं दिसंबर या फिर वो अप्लाई करूं एंड नेक्स्ट ईयर सितंबर में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो. देखें, आप फिर जीसी में अप्लाई करें अगर आपका नेक्स्ट अभी टाइम है, फिर आप उसको उस टाइम पे देखेंगी जब वो आएगा। फिर आप अपनी ऑप्शन को खुला वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। 9 मंथ्स आपको आगे फ़ायदा दे देंगे। एनीथिंग एल्स योर क्वेश्चन? चलें, शुक्रिया जी, ठीक है जी।